हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रभव जोशी और आप सबका स्वागत है लेट्स प्रिपेयर में। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। न्यूटन ने फोर्स से रिलेटेड एक लॉ दिया था जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। बट अगर आपने अब तक अपने स्कूल में टोटल कितने तरह की फोर्सेस पढ़ी है, मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत सारे टाइप की फोर्सेस हैं। एक हमारे पास फ्रिक्शन जो हमें सबसे पहले याद आता है, देन विस्कस फोर्स, और बहुत सारी फोर्सेस आएंगी। कौन कौन सी आ सकती हैं? इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, और कौन सी फोर्स आ सकती है? थ्रस्ट की वजह से फोर्स आ सकती है। ऐसी न्यूमरस फोर्सेस हमारे पास हो सकती हैं। कांटेक्ट फोर्स हमारे पास होगी, वैसे फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट होता है। तो इस तरह की बहुत सारे फोर्सेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है जिन्हें हमें समय समय पे हमें पता चला है। लेकिन अगर मैं इन सभी फोर्सेस को फंडामेंटल इंटरेक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो टोटल इन फोर्सेस को हम सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? बेसिकली हमने इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर कि उसके अंदर किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा फंडामेंटल लॉ उसमें यूज हो रहा है, हमने टोटल फोर्सेस को, टोटल इंटरेक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है जिसे हम काफी एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। एसेंशियली हम अर्थ के पे जुड़े हुए हैं। जो हमारे ऑब्जेक्ट का वेट आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। बहुत फंडामेंटल है। लार्ज स्केल्स पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसी फोर्स की वजह से ही हमारे अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है एंड सो ऑन, पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है। सेकेंड फोर्स है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस को और मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग अलग तरीके से समझा था। इलेक्ट्रिसिटी जहां आती थी, जहां पे हम करंट के लॉज लगाते थे, कूलम्ब्स लॉ लगाते थे, वहां पे हमने इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स लगाए। वहीं जब मैग्नेट, बार मैग्नेट वगैरह आते थे, वहां पे हमने मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स लगाए। पर ओवर द टाइम हमें पता चला कि ये दोनों फोर्सेस अल्टीमेटली एक सिंगल फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। नॉट इवन दैट, इवन द कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारी फोर्सेस सबका बेस जो है वो इंटरेक्शन होता है। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर पढ़ते हैं। इवन अगर कोई एटम एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। ध्यान दीजिए, ग्रेविटी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कब करती है? जब पार्टिकल्स या हमारे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे साइज के अंदर जनरली जो सबसे डोमिनेंट पार्ट प्ले करती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वेल, एज द नेम सजेस्ट, ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जहां पर हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस जब वो बहुत पास आ जाते हैं, वहां पे हम इसके बेसिस पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। वहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं। वेल, इन 4 तरह की फोर्सेस के बेसिस पर ही हम बाकी सारी इंटरेक्शन दुनिया में जितनी भी एक्चुअली नोन यूनिवर्स में जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सब हम इन 4 फोर्सेस के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये इसकी रेंज क्या होगी? अगर मैं इन सब की रेंज की बात करूं तो क्या हो सकती है? वेल, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट बहुत पास हो तब भी लगेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, लाइक सन और अर्थ का डिस्टेंस है, या फिर अर्थ और प्लूटो का डिस्टेंस है, और इवन बिगर, ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इसकी रेंज हमारी होती है इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। सेम हमारे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा हुआ है, या कोई भी आपने इस तरह के लॉ पढ़े हैं, तो उसके अंदर भी ये होती है 0 टू इंफिनिटी। थर्ड फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पर ट्रिक है, ये फोर्सेस हमेशा तभी एग्जिस्ट करती हैं अगर
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर। जी हाँ, -15, ध्यान दीजिएगा। इससे अगर कम डिस्टेंस है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? वो डिस्टेंस होता है फर्मी डिस्टेंस। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के अंदर लगती है। लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑल्दो इसका नाम वीक है, पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोवाइडेड अगर हम एक ऑर्डर इसका और कम कर दें। उस रेंज के अंदर ये सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है चारों फोर्सेस के अंदर। बट फॉर द टाइम बिंग अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे तो हमें इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात करने की ही जरूरत नहीं है। हमें मोस्टली किसकी बात करनी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप खुद देखिए, ये दो फोर्सेस मिलाकर आपका 11th और 12th का पूरा कैलकुलम बना देती है। न्यूटन के सारे लॉज बेसिकली इन दोनों से रिलेट होकर ही हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें जानने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्मल लाइफ में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंटली हम यूज करते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन क्यों नहीं? पहले एक कॉमन कैलकुलेशन की गई थी, अगले लेक्चर में आपको करके ही बताऊंगा। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में अगर इंटरेक्शन में कंपैरिजन किया जाए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो ग्रेविटी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन की लग रही है तो उतने ही में ग्रेविटी लगेगी 10 टू द पावर -39 न्यूटन के बराबर। और ये -39 मल्टीप्लाई में नहीं, ऑर्डर में है। मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार? 39 टाइम। इतनी वीक होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपैरिजन में। इसलिए जो स्टडी हम करते हैं उसके अंदर हमें मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जो एटम्स बने हुए हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पोटेंशियल वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। लेकिन जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, जब ऐसे साइजेस की बात की जाती है जो एक्सपोनेंशियली लार्ज हैं, तब ये फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इवन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि अर्थ है, अर्थ में चार्जेस तो है नहीं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर, एक बड़े न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो ये चार तरह की फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। अब इन चार तरह की फोर्सेस में हमने बेसिकली पहले से दो को बांट लिया कि ये दो तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। जो हम पढ़ेंगे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दिखती कैसी है? दिखती इन द सेंस फोर्स नजर तो डेफिनेटली नहीं आएगी, लेकिन ये किस तरह का मैनिफेस्टेशन, क्या इक्वेशंस के साथ हमें इसको डील करना है, हम वो देखते हैं। वेल, ग्रेविटी के बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास के हमारे करिकुलम में ही होता है, जिसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच? k which is a constant, m1 m2 2 अच्छे से बनाते हैं अपॉन में r²। ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कूलम्ब्स लॉ ही ले लें, which is also some constant k which is generally 1/4 pi epsilon naught q1 चार्ज q2 चार्ज अपॉन में r²। ये लॉज दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, द स्ट्रेंथ जो फोर्स की होती है वो डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लीजिए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ले लीजिए। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोर्स जो है वो असल में वेक्टर होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर यहां पर तो हमने वेक्टर्स की बात की नहीं। जनरली हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, अगर मैं फोर्स को वेक्टर मानूं तो यहां पर डायरेक्शन आती है r कैप की। r कैप का मतलब, सपोज ये पॉइंट है, सपोज ये मेरी अर्थ है और ये मेरे पास मून है। इसको अर्थ को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, मून को थोड़ा छोटा बना देते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? वेल, अट्रैक्शन की डायरेक्शन होगी इन दोनों के सेंटर को जोड़ती हुई लाइन। तो फोर्स जो हम बेसिक इंटरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ले लीजिए, उसके अंदर हमेशा टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर ही फोर्सेस लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस ले लेंगे तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, एक दूसरे को धक्का देंगे, इसमें एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इन द एसेंस हम हमेशा रेडियली आउटवर्ड इन दोनों फोर्सेस के अंदर जाते हैं।
तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। तो बेसिकली फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आर कैप। बस आर कैप का मतलब क्या है, वेल हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे, उसके बाद हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़े थे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तीन क्वांटिटीज थी, आर, थीटा एंड फाई। किसी भी सिस्टम को, किसी भी 3D सिस्टम को हम इन तीन पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आर वेक्टर पे है, सिर्फ इसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे सिस्टम्स को हम, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। इसके अंदर थीटा के चेंज होने से या फिर फाई के चेंज होने से मेरी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लाइक अर्थ के अराउंड अगर मून घूम रहा है तो एंगल चेंज करने पर, वो यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो, वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल तो नहीं बना, तो उस कंडीशन में उसके फोर्स की मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ऐसी फोर्सेस को हमने नाम दे दिया सेंट्रल फोर्सेस।